अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक अनमोल विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया का भी सब्जेक्ट कंसेप्ट को बदल सकता है। ये वो चीज है जो मुझे लगता है कि हर इंसान को पूरी तरह से जानना पहचानना चाहिए अगर आपको संपूर्ण अखंडता के साथ आगे बढ़ना है और कुदरत के साथ जुड़ना है। तो यही एक मीडियम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का संतुलन होना चाहिए। ना सिंपैथेटिक ओवर होना चाहिए ना पैरासिम्पैथेटिक। दोनों का बैलेंस होगा तो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस तरीके से आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। यही एक सब्जेक्ट है वो आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बना सकता है। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट मेरे हिसाब से पीछे रह जाते हैं। अब आगे चलते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, जो आखिरी पिक्चर है जिसे मैं थैंक यू के नाम से देखता हूँ। ये मैंने इसका प्राइम फंक्शन श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में मैंने 2007-2008 के दौरान बनाया था, मगर उसको इम्प्रोवाइज करके आज मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। जो पहले में ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है उसे ही भारत की तंत्र विद्या या वेस्टर्न की मेडिकल साइंस के सिंबल और मेरी जान पहचान जिस तरीके से है वो इसमें है। क्या इसमें आप तंत्र विद्या को देख सकते हैं? वही चीज देख सकते हैं जो मैंने ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में दिखाई है। अगर देख सकते हैं तो आप इसे लिख दीजिए। बाद में देखेंगे कि आपकी सोच और मेरी सोच, मेरे अनुभव कहाँ एक जाके मिलते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आपको चीजों को समझना है, जानना है, पहचानना है और आगे बढ़ना है तो इन वीडियो को समझने के लिए तीन हिस्सों को ध्यान में रखिए। सबसे पहले मेरी आपसे यही आग्रह है, गुजारिश है कि पहली बार सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। उसके एक एक शब्द को अपने टेम्पोरल रीजन या ऑडिटरी एरिया में रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसे वहीं पर रजिस्टर हो जाना चाहिए। सिर्फ सुनिएगा। दूसरी बार सेकंड टाइम वीडियो को खोलकर जो आपने सुना है उसको ध्यान से निकाल दीजिए। उसके बाद मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश में किया है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब आगे जाते हैं। उसके आधार पे जो भी आप देखते हैं, ऑडियो और विजुअल का इम्पैक्ट आपको टेम्पोरल और विजुअल एरियाज में आ जाएगा। ये दो सेंसरी सिस्टम हैं जो इलेक्ट्रिकल नेचर हैं, आपको आगे ले जाने के लिए पेश करते हैं। आप तीसरी बार मैं चाहूंगा कि जब इसे देखें, इसके एक एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए और उसे अपने ही हाथ से नए तरीके से एक लेटर पैड में लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसमें अखंडता लाने की कोशिश करेंगे तो आपका जितना भी ज्ञान आपने इन 3 बार में सीखा है वो पूरा पूरा आपके दिमाग में, मस्तिष्क में रजिस्टर हो जाएगा, वहीं पे आ जाएगा। जब आएगा तो आप वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे। मैं यही समझाने की कोशिश कर, मेरे वीडियो लंबे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो दुनिया में वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता दे जिसके आधार पे यही वीडियो ही अगली दुनिया की किताबें बन जाए। आज के दिन परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे डिफेक्टिव हैं। मैं उन सब को ठीक तरीके दिव्यांग के आधार से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक शुरुआत है। बाकी दूसरे इसी पर रिसर्च करके आगे ले जाकर दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को दुनिया के साथ सब बच्चों के लिए, सब टीचर्स के लिए, सब रिसर्चर के लिए, सब लेखक के लिए एक हो जाना चाहिए। आज के दुनिया में कोई भी ज्ञान एक नहीं है। वही कारण है कि हम दुनिया में लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं। अगर हमें दुनिया में अच्छा देखना है तो मुझे याद है तो उपदेश की एक दो लाइनें ही हैं। विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रता पात्रचा धन उत्पत्ति धर्म च सुखम। अगर दुनिया में सुख चाहिए, वर्ल्ड पीस चाहिए, उसका आधार इम्पेकेबल विजडम ही होना चाहिए। इम्पेकेबल विजडम के आधार पे हम सब मिलकर इकट्ठे अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करेंगे तो
उसमें धन भी होगा, उन्नति भी होगी, सबके लिए अच्छा होगा। वो जब तक नहीं होगा हम दुनिया में पीस नहीं ला सकते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं प्राइम ऑब्जेक्टिव जो जीवन का, मानव जीवन का है, इट्स परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ, विजडम एंड हैप्पीनेस। मैंने इस चीज को उसमें ढाला हुआ है। अब दूसरा आ जाता है रीजन फॉर फेलियर, हम क्यों नाकाम होते हैं, उसके बड़े कारण हैं। मगर जो कारण मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि हमारी इग्नोरेंस है, हम में तमस है। हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, या जानने की कोशिश करते हैं। हमें वो जानने की कोशिश करनी है। इसलिए मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको दुनिया का वो ज्ञान मिलेगा जो आपको अखंडता की तरफ ले जाएगा। आप सेहत से ठीक होंगे, मस्तिष्क से ठीक होंगे, हर तरीके से दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। अब आते हैं कि स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो नर्वस सिस्टम की है, उसको जाने बिना हम इस विषय पर जा सकते हैं। मैंने वीडियो में भी दिखाया था। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है जो दुनिया को दिखाई गई है। इसमें आप ऊपर के लेफ्ट इमेज देखेंगे तो सेंसरी सिस्टम को देखेंगे। सेंसरी सिस्टम जो बाहर और अंदर को परसीव करता है, वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इस इंफॉर्मेशन को दिमाग की तरफ ले जाता है। और तीसरा है दिमाग, मस्तिष्क, जिसमें वो रजिस्टर होता है, इवेल्युएट होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद ही आगे का काम शुरू होता है। ये पहले 3 स्टेप परफेक्ट होने चाहिए। इसलिए मैं बार बार हर इंसान को यही कहता हूँ, अगर आपको अखंडता चाहिए तो सबसे ऐसी कोई चीज करने कीजिए जिसके से आपका सेंसरी सिस्टम खराब हो। चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे किसी किस्म की है, आपकी सेंसरी सिस्टम को संपूर्ण रहना चाहिए। फिर ही जाके आप बाहर की दुनिया को और अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। मैं मेडिटेशन वालों से भी कहता हूं कि आप आंखें खोल के दिमाग में एट हट मस्तिष्क में पूरे दिमाग में लेके आए। इसका मतलब आपने सारे सब्जेक्ट को जाना है, पहचाना है, आंखें खोल के हैं। तो मैं वो दिखा रहा हूं कि जो साइंटिस्ट कहते हैं उसे बिल्कुल विपरीत करना पड़ेगा। अब इसमें जो ग्रीन ग्रीन रंग का है वो सेंसरी है। अब आते हैं कि अगले लेवल पे मस्तिष्क इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको बताया कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है। रिस्पॉन्स या रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर रिस्पॉन्स है, उसका रिस्पॉन्स पेरिफेरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम डिसेंडिंग, जो पहला वाला है असेंडिंग सिस्टम है, दूसरा डिसेंडिंग सिस्टम है, वो आपको मोटर सिस्टम की तरफ ले जाएगा। ये पहले हिस्से हैं जिसे आप 4 भी कह सकते हैं। अब मोटर सिस्टम को अगर हम देखें जिसमें एक्शन होते हैं, इफरेंट सिस्टम है, उसके 2 हिस्से हैं। एक है सोमैटिक जो वॉलेंट्री है, वो स्केलेटल मसल के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है ऑटोनॉमिक है, वो इनवॉलेंट्री है, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, होम्योस्टेसिस सारे के सारे यहीं पे आ जाते हैं। यहीं पे स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल की बात होती है पहले इसके। मगर अंत में देखा जाए तीनों का तीनों हिस्से ही ऑटोनॉमिक नर्वस के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा जाए तो उसे फर्दर 2 हिस्सों में बदला गया है। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है वो थोरेसिक 1 से लेकर लंबा टूथ तक के सेगमेंट में ब्रेन स्पाइनल कार्ड में है। मगर जहाँ पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक है उसके 2 हिस्से हैं। एक क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक। क्रेनियल वाला मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, सेक्रल पेल्विक के साथ जुड़ा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आप जहां देख रहे हैं। मगर जो पैरासिम्पैथेटिक के 2 हैं, या सिंपैथेटिक को थोरैको लंबर कहते हैं, वो भी चीज मैं आगे अपने नए वीडियो एक डिस्क्रिप्शन एक ग्राफ से दिखाना चाहूंगा। ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप देखिए ये सारी की सारी चीजें हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक को थोरैकोलंबर कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक को सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक और क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक 2 हिस्से हैं। ये संपूर्ण। मगर एक 7वां नर्वस सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जाने बिना आप नर्वस सिस्टम को समझ ही नहीं सकते हैं। वो है पेस मेकर्स इन 3 हिस्सों में। एक है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसके आधार पे
पानी, मिनरल्स, हर चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए होम्योस्टेटिक ज़रूरी हैं, उसके लिए ज़रूरी है। वहाँ पे एक अलग पेसमेकर है। कोई पूरा सस्पेंशन भी हो जाए, अनकॉन्शियस हो, सबकॉन्शियस हो, डिस्कॉन्शियस, कुछ भी हो, समाधि हो, महासमाधि हो, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने तरीके से काम करता रहता है कि उसमें 7th लेवल का एक लोकल गवर्नमेंट है, जिसे हम माइंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो काम चलता रहेगा ताकि हमें पानी, मिनरल, साइंस, खाना पीना, जो भी सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें दे देते हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो दिल का है। जितनी भी हमने खाना पिया है वो खून से, रक्त से हाथ दिल में आएगा, फिर दिल से पूरे जिस्म में डाला जाता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें बचाती हैं ये। और तीसरा जो हिस्सा है वो यूट्रस का है। दुनिया कुछ भी हो जाए, ये सृष्टि चलती रहनी चाहिए। अनकॉन्शियस हो, सबकॉन्शियस, महासमाधि हो, कुछ भी हो, बच्चे की डिलीवरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। और उसके लिए भी यूट्रस में भी पेस मेकर हैं। डिलीवरी के लिए वो बहुत अच्छे काम करते हैं। अब जिन तीन चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिस मैंने देखा है अनएक्सप्लोर्ड है। पेसमेकर हार्ट है, माइट्रिक सिस्टम है, न्यूरो एंडोक्राइन पेसमेकर्स और यूट्रस हैं। ये सारे के सारे लोकल एक्शन पोटेंशियल में काम करते हैं सेल्फ सर्वाइवल के लिए। अगर इनका ऑटोनॉमी संपूर्ण होगा तो सेल्फ सर्वाइवल संपूर्ण होगा। उसमें ना सिंपैथेटिक ओवर होना चाहिए ना पैरासिम्पैथेटिक। इनका एक रोल है, वो रोल चलता रहेगा तो आप अच्छे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिव्यांग ध्वनि म्यूजिक दिया हुआ है, वो 22 मिनट का है। उसका शुरू का हिस्सा सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है, इसमें ओजस बनती है। और बीच में जो सिंपैथेटिक सिस्टम के जो बीच के हिस्से हैं वो स्मूथ हैं, जेंटल हैं। इसमें ओवर नहीं होता है, मगर उनको भी एक्टिव कर देते हैं क्योंकि वो भी अपाना के साथ जरूरी हैं। उसके बाद सीधा क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक चल जाता है, तो आप ओजस स्मूथली तेजस में बदल के आपको सुपर इंटेलिजेंट बना देगा। आप उस म्यूजिक को सुनिए, इन सब चीजों को देखेंगे, आपका संतुलन आगे और भी बढ़ेगा। दिव्यांग ध्वनि दुनिया का एक अजूबा है जो इंसान को संपूर्ण बना सकता है, उस म्यूजिक में ही है। मगर मैं दुनिया को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बचपन से कहता हूँ, जितने जो एक्सपर्ट हैं एक लिखे हुए म्यूजिक को समझने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। म्यूजिक को आप अनुभव कीजिए। ये म्यूजिक आपको हमेशा वही अनुभव देगा जो पहली बार है, या 1000 बार है, या 1 लाख बार भी हो। अनुभव में कोई नहीं, क्योंकि वो म्यूजिक उसी में है जिसके आधार पर भी मैंने 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन पाई है। अगर आपको संपूर्णता है वही म्यूजिक है। बाकी सब दूसरे में वो मैथमेटिकल डिजाइन नहीं है जो दिव्यांग ध्वनि में है। ये चीज आपको दूसरा लोकल एक्शन पोटेंशियल, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा नहीं है तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा जो स्केलेटल सीजन नर्व सिस्टम में है। मगर लोकल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट है वो पावरफुल होनी चाहिए कि पंचायत गवर्नमेंट की तरह होनी चाहिए। उसको अपनी क्षमता अपने तरीके से काम करने की क्षमता हो। और मैं खूबी के साथ कहता हूं कि ये तीनों के तीनों दिव्यांग दिव्यांग रेशो दिव्यांग सीक्वेंस से ही बने हुए हैं। ये इत्तेफाक है। संपूर्ण ज्ञान आपको डाइजेस्ट सिस्टम में भी दिव्यांग से है, हार्ट में भी दिव्यांग से ही है, यूट्रस में भी है, पूरे जिस्म में है। अब आगे चलते हैं। अब जो कंडक्टिंग सिस्टम में मैंने 10 दिए थे कि 10 हिस्से हैं कंडक्टिंग सिस्टम के, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सिमिलरली माइट्रिक सिस्टम को वही दिखा रहा हूँ जिसके लिए लोकल गवर्नमेंट की बात है, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंप्यूट होती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ दिखाई गई है। और इस पिक्चर में मैंने डिलीवरी में ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम कैसे शुरू करता है, कैसे संपूर्ण करता है, वो भी दिखाइए। इसे इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि सिसेरियन सेक्शन की तरफ मत जाइए, इंसान को संपूर्ण बनाइए। डिलीवरी खुद खुद अच्छे तरीके से हो जाएगी। कुदरत ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। वो पेस मेकर इसमें है जो कुदरत ने हमें दिया है, हमें उसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, और बीच में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। वही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि इंटीग्रेटेड इम्पेरिकल विजडम में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। डिविनिटी में
त्रिदेव कहिए, त्रिदेवी कहिए, त्रिअंबिका कहिए, कुछ भी कहिए, पहले तीन चीजें हैं। अब सेंसरी जो पूरे सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में तीन चीजें हैं। पहला सेंसरी सिस्टम है, दूसरा इवैल्यूएशन सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और तीसरा पेरिफेरल मोटर सिस्टम में रिस्पॉन्स है। सेंसरी, इवैल्यूएशन एंड मोटर तीन किस्से हैं जो आप देख रहे हैं। जो पीछे का हिस्सा है वो सेंसरी है, जो आगे का मोटर है, और जो बीच में है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसके आधार पे मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ कि दिमाग के बारे में जो पढ़ाया जाता है कि उसमें 8 लोब्स है, हकीकत में 10 हैं। इंसुलर कॉर्टेक्स जो सुपीरियर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सेंटर के बाद दिख रहे हैं, वो सेंटर का पार्ट है। सिमिलरली वही सेंटर का पार्ट स्पाइनल कार्ड में आप T1 से L2 में 14 सेगमेंट में देखेंगे, वो लेटरल हॉर्न से उठते हैं। सिमिलरली सेक्रे में S2, S3, S4 में भी लेटरल हॉर्न से ही निकलते हैं। अगर ये दो हिस्से सिंपैथेटिक और सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक इसमें हैं, तो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक भी उसी तरीके से है, वो इंसुलर कॉर्टेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये संपूर्ण होगा तो हम संपूर्ण हो सकते हैं। अब आते हैं कि सेंसरी कंपोनेंट जो है वो बाकी सिस्टम की तरह ही है, सोमैटिक सिस्टम की तरह। सेंसरी सिस्टम पूरे जिस्म में लगा हुआ है, टॉप टू बॉटम, और ये सारे के सारे वीनस सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं। वीनस सप्लाई और सेंसरी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हैं पूरे जिस्म में। ये आधार है, ये संपूर्ण है। इसकी सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए। हम छोटी से छोटी चीज को भी देखें, जाने, पहचाने। ना हमें हेयरिंग लॉस होना चाहिए, ना आंखें में प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी किस्म की भी केमिकल हो या इलेक्ट्रिक में किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा खाना संपूर्ण होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, नो ड्रग्स लेनी चाहिए, नो अल्कोहल लेनी चाहिए, नो सिगरेट लेना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सेंसरी सिस्टम को खराब करती। मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ, किसी किस्म के याशी वगैरह नहीं रखिए, आप अपने आप को मार रहे हैं। जितना सेंसरी सिस्टम संपूर्ण होगा उतने ही आप बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को देखकर अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों को भी कल्याण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एवेल्युएशन। सिमिलरली आपका ब्रेन सबसे बेहतरीन ब्रेन है। इसमें 100 बिलियन सेल्स हैं, और हर बिलियन सेल में, न्यूरॉन सेल में 20,000 मेमोरी सिनॉप्सिस बन सकते हैं। 20,000 इंटू 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी है। और मैं अपने अपने आधार पे देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2-3% ही पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं शायद 5 से 6% तक जाते हैं। और दुनिया कहती है कि आइंस्टाइन ने 11% इस्तेमाल किया है और इतने बड़े साइंटिस्ट बन के हैं। और मैं समझता हूँ अगर कुदरत ने हमें 100% दिया है, हम उसे खराब क्यों कर रहे हैं? उसके लिए हम नॉन वेजिटेरियन क्यों ले रहे हैं जो उसको मार रहे हैं, वो कुत्तों की तरह बना रहे हैं? या शराब क्यों पी रहे हैं जी? ऐसी कौन सी चीज़ें क्यों ले रहे हैं जो हमें संपूर्णता से दूर ले जाता है? चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे साइंस के नाम, चाहे रिप्रोडक्शन के किसी के कारण हो। जो भी चीज़ आपकी सेंसरी सिस्टम को या एवेल्यूएशन या मोटर को ख़त्म करता है, उसे नहीं करना चाहिए। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये है तो आपके दिमाग में जो 64 सेंटर्स हैं आर्ट्स और साइंसेस के, लेफ्ट और राइट ब्रेन में, ऊपर से नीचे, सारे के सारे एक दूसरे से मिले रहने चाहिए। वही अखंडता आएगी तो आप 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी थ्रू दिमाग में आंखें खोल के कर सकते हैं। आपकी पावर अच्छी होगी, ब्यूटीफुल होगा। अब आ जाते हैं कि इनवॉलेंट्री में जो पिक्चर मैंने बनाई थी, वो और इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक ठाक रहने चाहिए। अब आ जाते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मेन फंक्शन है, इसमें सेंट्रल कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल और होम्योस्टेसिस को महत्व है। सप्लाई ऑफ एवरीथिंग परफेक्ट किया जाता है। ये सिस्टम ही अंदर ऐसा है कि सेंसरी सिस्टम और एवेल्युएशन इन द ब्रेन, जो स्पाइनल कार्ड, और रिएक्शन विद द हार्ट, या जितने भी 10 स्टेजेस होम्योस्टेसिस के हैं वो खुद ब खुद हो जाते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल, ये रेप्टिलियन ब्रेन, मैमिलियन ब्रेन या कार्टिकल ब्रेन में सारी क्षमता हैं। जब हम संपूर्णता प्राप्त, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जिस्म ही हमें बता देगा कि हमें क्या खराबी है क्या नहीं है।
कब पानी पीना है, कब नमक खाना है, कब शुगर खानी है, कब क्या खाना है, जिसमें भी हमें बता देता है। यही चीज ऋग्वेद में है, यही चीज आयत्रीय उपनिषद में है, यही चीज दूसरी चीजों में है। जब हम अपने आप को सुनना शुरू कर देंगे, जिस्म को सुनना कर देंगे, तो हमारा पिंड जिस्म ही ब्रह्मांड बन जाता है। मैं वही समझाने की कोशिश है, मैंने अनुभव किया है, वही समझाने की कोशिश। जिस सेंट्रल कंट्रोल बड़ा खूबसूरत है। अब इन्वॉलेंट्री सिस्टम में मैंने जो अनुभव किया है कि हमारी जो स्किन है, उसका आधार आंखों की तरह नर्वस सिस्टम से, एक्टोडर्म से है। जब ये संपूर्ण है, तो हम स्किन में आरा देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, शून्य का अनुभव अपने जिस्म में कर सकते हैं, जीरो को अनुभव कर सकते हैं। ये मैं 1992 में दिखा चुका हूं। और दूसरा, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में से ही इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिलके काम करते हैं। ये डुअल सप्लाई है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जो रिफ्लेक्स आर्च है, उसके पूरे मायने क्या है। नेफ्रिज के ए स्पॉन्टेनियस ऑटोनोमस मोटर रिस्पॉन्स टू एडिक्वेट थ्रेशोल्ड सेंसरी स्टिमुलस। जबकि जो भी आपको सिग्नल दिया जा रहा है, उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड मीन -70 मिली वोल्ट से -55 तक जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस हो जाता है, थ्रेशोल्ड रहता है। वो ब्रेन में जाएगा और ब्रेन काम करेगा। वो वैसे का यही एक चीज है जिसको संपूर्ण रखने के लिए आपको नर्वस सिस्टम को परफेक्ट रखना चाहिए। कुदरत की देन है। इसे देखिए, ऐसे ऐसा कोई काम मत कीजिए। मैं जहां तक ही कहता हूं कि दर्द कम करने की या सेंसिटिविटी कम करने के लिए इवन ऑर्डिनरी पैरासिटामोल भी इसके लिए ठीक नहीं है, आइबुप्रोफेन भी ठीक नहीं है। जितने अब आ जाते हैं सुपर कॉन्शियस। देर आर सर्टन एक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड, अननोन, अनएक्सप्लेन्ड एस्पेक्ट्स हैं ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट दुनिया के लिए एक अजूबा होना चाहिए। मुझे खुशी है कि ये मेरे पीएचडी का हिस्सा था और मैंने खुद ही अनुभव करके इससे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो जो भी स्पेशल एम्फेसिस हैं इसके ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के, उसको समझकर दुनिया के सामने पेश करने का है। सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है और सुपर कॉन्शियस भी। अगर आपको कुदरत को भी जानना है, उसके लिए ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें वो ताकत है। जो पैरासिम्पैथेटिक है, वो रेस्ट, डाइजेस्ट, कंजर्व एनर्जी बनाती है, जो ताकत को बनाता है। मगर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो एनर्जी को मोबिलाइज करता है जब भी हमें चाहिए, चाहे वो फाइट हो या फ्लाइट हो। दोनों के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी सिंपैथेटिक से आती है, जो बनाई जाती है पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों का संतुलन बराबर होगा तो हम कुदरत के हर चीज को भी देख सकते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। अगर आपका ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम बहुत पावरफुल होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। अब आते हैं, हम बाहर की दुनिया के लिए जो 7 चक्रों की बात करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक्सटर्नल में 7 चक्र हैं, पंच कोशस हैं, जो भी हैं। वो तभी होगी जब ऑटोनॉमिक सिस्टम में वो पावर होगी। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि एक मस्किटो भी आपके पास नहीं आ सकता, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि उतनी ताकत है आपके ऑरा में। मैं यही दिखाने की कोशिश, अगर आप अंदर में संपूर्ण हैं तो बाहर में संपूर्ण हो जाएंगे। अब जब अंदर की तरफ आते हैं तो तैतरीय उपनिषद ये जो 5 चक्रों की या 7 चक्रों की बाहर की बात नहीं करते, वो अंदर की तरफ कहते हैं। उनका कहना है कि जो बाहर का अन्नमय है, उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, उसके अंदर आनंदमय कोश है, उसके अंदर गुहेम है, सेंट्रल कैनाल है, वैकुंठ है। उसके बीच में आत्मा जाएगी तो आप संपूर्ण होंगे, नहीं तो आप संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। अगर आपकी दुनिया आत्मा सिर्फ दुनिया को देख रही है, उसका संतुलन आपके ब्रेन में नहीं आएगा तो कुछ नहीं है। आपकी आत्मा को पहले वेंट्रिकल्स ब्रेन में लेके शिवा की थर्ड आई से फिर दुनिया के सारे ज्ञान को ब्रेन में, उस मस्तिष्क में आप रखेंगे, तो भी यहाँ वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन सकते हैं। वही फर्क तैतरीय उपनिषद में दिखाया जा रहा है।
अब आते हैं जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है। जितना संपूर्ण और जो भी आप देखें उसके अंदर क्या है वो आपको नजर आना चाहिए। जो दिखता है, जो दुनिया देखती है वो अलग है। एक जो इंटेलिजेंट है, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, वो सिंबल में भी वो सब चीजें देख सकता है जो देखना चाहिए। इसीलिए मैंने जो भी देखा है, दुनिया के हर सिंबल को समझने की कोशिश की गई है। और इसके लिए शायद मैं एक एक करके आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ तक ही पहुँच सका हूँ। पूरी डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम सेंसरी सिस्टम से हमें लेकर ब्रेन में कॉम्प्रिहेंड करके स्टोर करनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं कि सेंसरी सिस्टम पूरे जिस्म में है। ये ब्लड सप्लाई जैसे है वैसे सेंसिटिव है। इसके डेंड्राइट्स हर जगह पे हैं। ऊपर से जब वो पूरे डेंड्राइट सिस्टम को स्किन में भी है, ब्रेन में भी है, वो पूरी समझ आ जाएगी, फिर जाके आप में अखंडता आएगी। इसलिए इसको बहुत सेंसिटिव देखने से देखने का प्रवचन होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। उसमें प्रवचन भी ऐसे ही रजिस्टर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि सेंसरी सिस्टम पूरे जिस्म में है, सिमिलरली ब्लड वेसल के साथ जुड़ा हुआ है। खास करके सिंपैथेटिक सिस्टम और ब्लड वेसल सब ताल के साथ ताल हैं। जो हमें बचाते हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए। इसके लिए अड्रेनलिन, नॉर अड्रेनलिन और कैटाकोलिमिन वगैरह जितने भी हार्मोन्स हैं वो परफेक्ट रहने चाहिए। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ताकि आप किसी ना किसी तरीके से बच जाए, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो डिफेंस मैकेनिज्म में ब्लड क्लॉटिंग का उसका पहला जो आधार है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड को वहीं पे रोक कर उसके बाद ही क्लॉटिंग शुरू होती है, उसके बाद ही रिपेयर होती है। मगर पहला स्टेप वेसो कंस्ट्रिक्शन है। मैं यही समझाने की कोशिश, वो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जो स्पिरिचुअल साइंस का एवोल्यूशन है वो ब्रेन स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेन स्टेम रेप्टिलियन ब्रेन में, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड मिलके रेप्टिलियन ब्रेन में वो सारे काम अनकॉन्शियसली हो जाते हैं, सबकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके लिए कुदरत ने हमें बनाया है। रेप्टिलियन को डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता है उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं करना। उनमें सारी विजडम ऐसे ही पड़ी हुई है, वो वही चीज़ हम में भी है। और उसके बाद जो मैमिलियन ब्रेन है वो हमें इमोशन, फ्रेंडशिप और आगे चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद जो थैलेमस है वो हमें पूरी सेंसिटिविटी और कॉर्टेक्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस ऊपर आता है। अब इसमें मोटर, स्मूथ और कार्डियक तीनों के तीनों मसल्स इसमें काम करते हैं। सबकॉन्शियस भी, अनकॉन्शियस भी, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस में सबका संतुलन होना चाहिए। अब अनकॉन्शियस की मैं तीन की तो बात कर ही चुका हूँ। हार्ट है, यूट्रस है और इंटेस्टाइन है, वो संपूर्ण होने ही चाहिए। अब आ जाते हैं कि मेंटेनेंस होम्योस्टेसी मेन फंक्शन है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का। दोनों का 10 जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो ब्लड वाटर हो, सीरम हो, आरबीसी हो, सोडियम हो, क्लोराइड हो, पोटाशियम हो, पीएच हो, ब्लड प्रेशर हो, ऑक्सीजन हो, जितने भी हैं सारे के 10 ऑटोमेटिकली मेंटेन होते हैं। इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे के 10 सिस्टम भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं। वो सबको ठीक करने का, कंट्रोल करने का जो सौभाग्य है वो भी ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को दिया गया है, अलोंग विद एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो हमारी स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, फाइट है, फ्लेस है, ये सारे के सारे वैसे ही हैं। ये चीज़ भी मैं दिखाने की कोशिश कि ये भी एक फंक्शन है जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए अच्छा करता है। मगर हम जितनी तरह से अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे स्ट्रेस होगा ही नहीं। मैं यही समझाने की, ऐसा कोई काम करो जिससे स्ट्रेस हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए कहता हूँ, ना तो नॉन वेजिटेरियन खाइए, ना शराब पीजिए, ना सिगरेट कीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना कीजिए जो कुदरत के, इंसान के विपरीत हो। और वो ना होगा अगर आप पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, हर नीयत अच्छी है, तो आपको फाइट एंड फ्लाइट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वही कहने की, उसमें पैरासिम्पथेटिक डोमिनेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको हार्ट रेट दूसरी चीज़ ज़्यादा बढ़ने की भी कोशिश नहीं होगी।
मगर वो संपूर्णता उसी में आई है जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, प्रज्ञानी है, सब कुछ अच्छे तरीके से जानता है। मेरे कहने का तात्पर्य वही है। तो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान कि अगर सारे सब्जेक्ट आपको पता हैं तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो एक कंजर्वेशन है वो एनर्जी को बनाता है, यही डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। वही चीज़ रेस्पिरेटरी का है, ऑक्सीजन में है, और एंडोक्राइन सिस्टम में है। पूरे में पूरे इंटीग्रेशन करके एनर्जी एटीपी लेवल ज़्यादा होगी तो उसमें शक्ति हमें ज़्यादा होगी, यही है। आप एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमी, ये दोनों को दोनों मिले हुए हैं। शायद दुनिया में लोग कहते हैं कि 7 चक्रस हैं, और मैं जानता हूँ 7 नहीं है, 10 चक्रस हैं। वो 10 के 10 चक्रस एंडोक्राइन ग्लैंड में भी 10 हैं, ऑटोनॉमी में भी 10 गैंग्लिया हैं। वो जब मिलके काम करते हैं तो ब्रेन के माध्यम से मास्टर कंट्रोल हो जाता है। ये भी एक प्राइम फंक्शन ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का है, वो संतुलन जरूरी है। अब आ जाते हैं कि सबसे पहले ब्रेन में एक सेंट्रल एक्सपेंशन है, मगर जो प्राइम फंक्शन है वो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस में से ही एंडोक्राइन का भी हेड है, और ऑटोनॉमी दोनों का हेड कंट्रोल कहीं ना कहीं आपको हाइपोथैलेमस में नजर आएगा। ये साइंस जानती है, साइंस ने उसके आधार पर जो दिया है, जहां तक है हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। आप इस पिक्चर में देख लीजिए, हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम में इमोशनल बिहेवियर नजर आ जाता है। आप देख लीजिए, इसमें वो ही है। इसमें आपको रेप्टिलियन ब्रेन और मैमिलियन ब्रेन दोनों के संतुलन आपको नजर आ जाएंगे हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ। जब आप आ जाते हैं ब्रेन स्टेम में, उसका जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसके 3 हिस्से ब्रेन स्टेम के साथ जुड़े हैं, और बाकी स्पाइनल कार्ड में 3 हिस्से जो ब्रेन स्टेम के कौन से हैं? मिड ब्रेन है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगुएटा, और जितनी भी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, इन्हीं हिस्सों से चलती हैं। उनके सेंटर यहीं पे हैं, सारे कंट्रोल यहीं पे हैं। इसलिए इसका संतुलन होम्योस्टेसिस के लिए बहुत जरूरी है। ये चीजें मैं समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं कि सिमिलरली स्पाइनल कार्ड में रिफ्लेक्सेस जो हैं वो सेगमेंटल भी है, इंटरसेगमेंटल भी है, और सुप्रा सेगमेंटल भी हैं। और नर्व्स में अगर आप एक ही सेगमेंट में जब पेन और टेम्परेचर को देखते हैं, वो सिंगल सेगमेंट काम करता है, मगर बाकी में 2 सेगमेंट भी हो सकते हैं। और आगे जाते जब ब्रेन बीच में आता है तो सुपर सेगमेंटल भी आ जाता है। जब ये संतुलन आ जाएगा, सेगमेंटल हो, इंटरसेगमेंटल हो, सुपर सेगमेंटल हो, कंप्लीट हो, तो आप कहीं ना कहीं संपूर्णता से आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल की बात कर रहे थे, आप पेरिफेरल में आ गए हैं। पेरिफेरल ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम भी 3 हिस्सों में बना हुआ है, ट्रिनिटी ही है। एक सेंट्रल कंट्रोल है, उसमें से पहले प्री गैंग्लियनिक न्यूरल फाइबर्स निकलते हैं, उसके बाद ऑटोनॉमिक गैंग्लिया हैं, फिर पोस्ट गैंग्लियन न्यूरल फाइबर्स हैं। थी प्री गैंग्लियन, ऑटोनॉमिक्स और न्यूरॉन, 3 हिस्से पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी नजर आते हैं, जो बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में पाया जाता है। अब आ जाते हैं, इसमें आप देख लीजिए ब्रेन स्टेम क्रेनियल जो नर्व्स हैं वो 12 पेयर ऑफ नर्व्स में, जिसमें 24 नर्व्स हैं, उसमें 12 जो 8 हैं ऑकुलोमोटर, फेशियल, ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस हैं, बस 1/3 हैं। और दूसरा ही सिंपैथेटिक में थोरैको लंबर में 14 स्पाइनल कार्ड के सेगमेंट्स हैं, 28 प्री गैंग्लियन नर्व्स हैं, और 45 पैरावर्टिबल चेन के गैंग्लियन हैं। और उनकी रेशो देखा जाए तो वो दिव्यांग ही बन जाती है। पहले में भी 1/3 है, इसमें है। जब सेक्रम की बात आती है तो S2, S3, S4 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें नर्व्स निकलती हैं, मगर वो जाके 5 ऑर्गन सिस्टम को देती हैं। वो भी 3 और 5 का संतुलन भी दिव्यांग के साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये चीजें इत्तेफाक है? नहीं, ये कुदरत ने हर चीज को दिव्यांग से ही बनाया है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दिव्यों को समझ लेंगे, कुदरत को संपूर्णता से समझ सकेंगे।
उसके आधार पे ही दुनिया को पूरा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता संपूर्ण तरीके से मिलेगी। ये नई सोच हमें शुरू करनी है जो मैंने की है, ताकि बाकी वाले भी उसको आगे ले जाके दुनिया की नई किताबों को इस अखंडता के साथ देंगे तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि जेनेसिस ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है। मैं इस पिक्चर को अगली पिक्चर से माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे देख लीजिए कि जाइगोट है, स्पर्म ओवन बनने के बाद 8 दिन के बाद चले जाता है। उसके बाद जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें 3 लेयर्स आती हैं ट्राइनम, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, जिससे सारे 3 सिस्टम बनते हैं। सिमिलरली 19 डेज में जब बन रहा है उसमें न्यूरल क्रेस्ट आ जाता है। जो न्यूरल क्रेस्ट जो माइग्रेट हो जाते हैं वही ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन बनते हैं। ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी ऑटोनॉमिक गैंग्लियन हैं वो माइग्रेटेड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ही हैं बस। अब सिंपैथेटिक को सिंपैथेटिक क्यों कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि जब भी कभी मार लगती है तुम्हारा दिल तेजी से बोलना शुरू कर देता है, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। जब आपको बच जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाए, इसलिए वो जो सिंपैथ करके आपको बचाने की कोशिश है, सेल्फ सर्वाइवल की कोशिश है, इसमें कोई आधार नहीं। सिंपैथेटिक सिस्टम का रोल अच्छा है, मगर जितना आप अपने आप को दुर्गतियों से बचाएंगे मैं समझ उतना ही आप पैरासिम्पैथेटिक में रह पाए। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहने चाहिए। पैरासिम्पैथी एनर्जी को बनाएगा और सिंपैथी यूज करेगा। पर पैरासिम्पैथी बना होगा तो इस सिंपैथी यूज करेगा ना। जब इसका संतुलन हो जाएगा तो आप संपूर्णता से आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सेंसरी सिस्टम जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए। हम पहले भी दिखा चुके हैं, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो पेन टेम्परेचर क्या है, जैसे मैंने सेगमेंटल की बात की है, तो वो पेन टेम्परेचर है, वो एक ही सेगमेंट में फाइबर्स एक तरफ से दूसरी तरफ चलकर ऊपर जाते हैं। बाकी सेंसरी है वो सिम से मेडुला तक जाकर दूसरी तरफ जाते हैं। ये एक अंतर है। और दूसरी जो है, जो ब्रेन जो अंदर के विसरा ऑर्गन्स हैं जिसे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम देता है, पैरासिम्पैथेटिक विसरा को देता है। सिंपैथेटिक तो पूरे जिस्म में है, और उसमें प्रोप्रियोसेप्शन या रिसेप्टर्स वगैरह वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। वो संतुलन वाली जरूरत अंदर नहीं आती है, और बहुत कम टेम्परेचर और टच रिसेप्टर्स अंदर पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा अंदर नहीं है जितने आपको बाहर नजर आते हैं। बाहर आपकी आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है, वो ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा नहीं है। यही दिखाने की कोशिश। अब आ जाते हैं जो पाथवे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। मगर जो विसरक है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिलकर ताल के साथ जुड़ते रहते हैं। ये खूबी है। जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अंदर है, विसरक के साथ है, और सिंपैथेटिक पूरे जिस्म में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो पेन सेंसेशन है वो भी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स की तरह है, शॉर्ट है, स्वीट है। अब आ जाते हैं कि कॉमन पाथवे, दोनों का पाथवे एक ही है, चाहे वो सोमैटिक हो चाहे इनवॉलेंट्री हो। सेंसेशन एक ही है, यही मैं दिखाने की। जितने भी आप सोमैटिक सेंसेशन देखेंगे वही चीज़ ऑटोनॉमी में भी काम। इंफॉर्मेशन तो पूरे जिस्म पे वही आती है जो दोनों एक जैसे हैं, और वही स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या थैलेमिक रेडिएशन जो पोस्टीरियर सेंसरी कंपोनेंट है उसमें है, जो आगे का मोटर है, और बीच में जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। पहले ये समझने कीजिए, जो बैक के सिस्टम है वो सेंसरी हैं, जो फ्रंट के हैं मोटर के हैं, और बीच में ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हैं। ये ही साइंस के वो इशू दिखने हैं जिसके आधार पर सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि ये जितना भी ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है वो लेटर हार्न से शुरू होता है इन स्पाइनल कार्ड। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग चीज ब्रेन में भी इंसुलर कार्टेक्स के साथ वैसे ही जुड़ी है जैसे लेटर हार्न सेल के साथ जुड़ा हुआ है। आप विसरल पाथवे भी अगर देखेंगे तो दोनों का सिस्टम सोमैटिक और इसका ही है। जैसे हार्ट अटैक हो, आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो आपको दर्द लेफ्ट हैंड में नजर आएगी,
फिंगर में नजर आए, क्योंकि उनकी रेडिएशन एक ही है। इतना इंटरकनेक्टेड होता है। वो आपको जे हो रहा है तो उसका मतलब अंदर भी है। वो अंदर का डिफेक्ट होने से पहले ही आपको सेंसिटिव तरीके से पता चल जाना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि शराब भी मत पीजिए, ड्रग मत लीजिए। नहीं तो आप पुराने ज़माने केस था कि सैटरडे नाइट पैरालिसिस, आपने शराब पी है, आप बैठे हैं, इनसेंसिटिव हो गए हैं, महासमाधि में चले गए हैं, आप अपने आप को एक महागुरु कहते हैं, मगर हकीकत में वो आपके लिए एक दुर्भाग्य का कारण है। वो पैरालिसिस हो सकता है। अगर नहीं है, अगर कुछ नहीं लेते हैं, तो जिस सिम्टम आपको जैसे ही निकलते हैं आपको पता चल जाएगा। उसके आधार पे आप खुद ब खुद जल्दी से ठीक कर सकते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो डॉर्सल साइड से शुरू होते हैं, गैंग्लियन से हैं, DRG के साथ जुड़े हैं, यही इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ। अब जब तीन ट्रिपल एफरेंट जो सिस्टम है वो तीन हिस्सों में जुड़ा हुआ है। जो नर्वस सिस्टम का है, स्मूथ का है, कार्डियक का है, तीनों हिस्सों में है। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। और ये पिक्चर मैंने अपने PhD थीसिस 2001 में, 1993 और 2008 के बीच में जो बनाई थी, वो पूरे का पूरा आधार ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम ही है। और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि ये शायद पहली किताब है, जब डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैंने मूलाधारा चक्र को गैंग्लियन इम्पावर तरीके से दुनिया के सामने पेश कर। मगर आज की किताबों में वो चीज़ नज़र नहीं आती है। जैसे कि मैंने पहली पिक्चर दिखाई है जो दुनिया में देखते हैं, मगर दोनों चेंज नीचे यूनाइट होते हैं, क्या होता क्या नहीं होता वो सबको नहीं दिखाया जाए। मगर ये चीज़ आज से 24 साल पहले ही मैंने दिखा दी थी। वो इसलिए ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए जहाँ पैरावर्टिकल। दूसरे जो गैंग्लियन इसमें नजर आते हैं वही ऑटोनॉमी नर्वस के सेंटर्स हैं जो 10 नंबर में आते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख लेंगे ना, जो स्पॉट्स हैं आपको 10 ही नजर आएंगे। इसलिए चक्रों को अंदर से मैंने देखा है, वो 7 नहीं है, 10 हैं। वो भी मैं दिखा चुका, आगे जाके और भी हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि जैसे इस पिक्चर में मैंने नीचे मूलाधार चक्र को डाला हुआ, उसमें गैंग्लियन निपार की पिक्चर मैंने इम्पोज की हुई है, जो ओरिजिनल पिक्चर में वो नहीं है, इसलिए मैंने वो दिखा रहा हूँ कि वो जरूरी है। सिमिलरली जो ऊपर है वो इंसुलर कार्टेक्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो संपूर्णता चाहिए जो दुनिया के सामने नहीं है। जो नीचे और ऊपर की चीज मैंने सुपर इम्पोज की बीच का तो आप जानते हैं, उसके एक्सट्रीम में जो उसकी बाकी खूबियां हैं वो आप नहीं जानते हैं। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जो सिस्टम मैंने कहा था कि प्री गैंग्लियन, गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन में जो है। और इसमें अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर की देखते हैं तो एस्टाइल कोलिन ही है प्री गैंग्लियन में, मगर सिंपैथेटिक में नॉर एड्रेनलिन है, और पैरासिम्पैथेटिक में एस्टाइल कोलिन ही है। ये चीज़ इसमें है। जो एक्सेप्शन है वो एड्रिनल ग्लैंड, वो आगे हम बात करेंगे। आप इसमें ब्लड वेसल की भी बात देख रहे हैं कि वही सिंपैथेटिक वहाँ पे काम कर रहा है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपैथेटिक में पैरासिम्पैथ ब्लड वेसल में सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और वो ऑर्गन के साथ है जो एंजाइम और हार्मोन बनाने में काम करते हैं, ब्लड सप्लाई के साथ नहीं है। एक्शन अलग है, रिस्पॉन्स अलग है। अब आते हैं कंक्लूशन में, देखा जाए ये पिक्चर है कि तीन हिस्से जो हैं उसे समझ ले तो आप आसानी से आगे चल सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूशन, दोनों एक जैसे ही हैं, साथ में काम करेंगे तो अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ करेंगे तो प्रॉब्लम है। ऐसी कोई भी चीज़ मत लीजिए जो कुदरत ने बनाई है जो आपके लिए अच्छी है। एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, कुदरत आपके साथ हो जाएगी। आप ऐसे ही अगर सिस्टम देखेंगे तो आप घर में बैठे बैठे ही अपना संपूर्ण, अगर आपको स्पिरिचुअल साइंस बनना है उसके लिए ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि सारे डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं, जो सर्कुलेशन के हैं, जो प्रोडक्शन के हैं, वो खुद खुद होते रहने चाहिए। बाकी टाइम आप ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब आ जाते हैं कि मैंने एफरेंट सिस्टम को स्मूथ और कार्डियक मसल के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सारे सारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का जुड़े हैं।
अब फ्रंट में आप यही चीज़ जब देख रहे हैं तो इसमें आप सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि जो फेशियल ग्लॉसर और वेगस नर्व्स हैं वो ऊपर हैं, और थोरेसिक और अम्बा लंबर के बीच में सिंपैथेटिक हैं, और सेक्रल में आप S2 S3 ये 3 कंपोनेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं कि ये विस्टल जो है, आंखें भी ट्राइजेमिनल नर्व के साथ जुड़ी हैं। वो आप इस डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर जो 4 क्रेनियल पैरासिम्पथी ऑकुलोमोटर है, फेशियल है, ग्लॉसोफेरिंजियल है, वेगस है, आप इसमें देख सकते हैं। अब एफरेंट में 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स ही पेन सेंसेशन को भी लेके जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश की गई है। सिंपलिटी सिंपैथी अब आ जाते हैं कि सिंपैथेटिक डिस्क, अब तो पैरासिम्पैथेटिक आपने देख लिया, उसकी 4 नर्व्स हैं। अब सिंपैथेटिक में आ जाएं तो इसमें थोरैक्स से शुरू होता है, ऊपर के हिस्से थोरैक्स के साथ जुड़े हैं। जो अब्डामन का है वो पेट तक जुड़ा हुआ है। अब जो उसके बाद सिंपैथेटिक है वो थोरैक्स और पेट के इंटरनल ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है। क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्प 5 और 3 का जो मैं दिखा चुका हूँ वही है। अब आ जाते हैं कि अगर सब डिविजन की बात आती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम को हम थोरैको लंबर भी कहते हैं, क्योंकि वो थोरेसिक 1, थोरेसिक 12, L2 और तक हैं। 14 सेगमेंट हैं जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसलिए उसको थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहा जाता है। और जहाँ तक कि पैरासिम्पैथेटिक से क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक और सेक्रल पैरा क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो भी कहा जाता है। अब आते हैं कि ये थर्ड लेवल पे आप डाइजेस्ट सिस्टम में माइंट्रिक सिस्टम देख रहे हैं, और आप नीचे पेट में भी वही चीज देख रहे हैं जो अपने आप में एक अलग किस्म का संतुलन लाती है। अब आ जाते हैं सिनाप्सिस की। देर 2 किस्म के सिनाप्सिस आप देख सकते हैं, 2 किस्म की सेंसरी नर्व्स हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। फॉर एग्जांपल, अगर हम डाइजेशन को देखें वो केमिकल है, और रेस्पिरेशन को देखें वो केमिकल है। जब तक आंखों को देखते हैं, सेंसरी सिस्टम को देखते हैं, या विजुअल को देखते हैं, तीनों सुनना, देखना और महसूस करना इलेक्ट्रिकल है। यही चीज मैं दिखाने की, ये 2 किस्म के सिनाप्सिस आते हैं, केमिकल सिनाप्सिस हैं और इलेक्ट्रिकल सिनाप्सिस हैं। अब जब आ जाती है बात, उसमें मैंने लिखा है जो केमिकल है उसकी वन डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर से नीचे जो भी नीचे के पोर्शन है वो वन वे केमिकल रिएक्शंस हैं। मगर जब ब्रेन के अंदर है तो आप 2 वे ट्रैफिक देख सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल 2 वे है। वो इंटरकनेक्शन ब्रेन में जिस तरीके से लेफ्ट का, राइट का, ऊपर का, नीचे सारे आर्गन इस तरीके से है, वही नर्व दोनों तरफ से सिग्नल ले जाती हैं। वो एक खूबी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस प्री गैंग्लियन फाइबर, जैसे मैंने कहा कि T1 टू T12 और L1 L2 14 सेगमेंट्स हैं, मगर उसके जो प्री गैंग्लियन फाइबर्स हैं वो माइलिनेटेड है, जो वाइट कलर्स हैं, वाइट रेमस हैं, और वो लाइपोप्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। जो सिंपैथेटिक या प्री गैंग्लियन फाइबर्स हैं वो छोटे हैं, और पोस्ट गैंग्लियन ज़्यादा लंबे हैं, वो भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। आप इसमें पिक्चर में देख लीजिए, आप इसमें देख सकते हैं कि 14 सेगमेंट्स हैं, 28 नर्व्स हैं और 45 हैं। उसके बाद ही पैरागैंग्लियन फाइबर शुरू होते हैं, जिसमें सारे ऑर्गन को कैसे करना है वो नजर आ जाता है। अब आते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम में जो ऊपर नीचे एक साथ चलते हैं, इसकी कैन टर्मिनेट आप सिंपैथेटिक चेन में देखिए, कोलेट्रल में देखिए, एज वेल टर्मिनल गैंग्लियन। जब मेन जो है वो पैरावर्टिब्रल हैं, 45 गैंग्लियन हैं। उसके बाद जो कोलेट्रल हैं, जब प्री वर्टिब्रल हैं, वो 10 हैं। और टर्मिनल आर्गन में कैसे सिस्टम होता है वो चीज़ दिखाई जाती है। ये भी तीनों अलग तरीके से, तीनों को समझना ज़रूरी है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स हैं,
जैसे प्री है वो माइलिनेटेड है, लाइपोप्रोटीन के साथ वाइट कलर में है। जो पोस्ट गैंग्लियन है वो अनमाइलिनेटेड है, ग्रे मैटर है, उसमें लाइपोप्रोटीन की शेप नहीं है, जो सेंसिटिव है। इसमें डेंड्राइट ही एक्शन को काम लेते हैं, मेरा प्री गैंग्लियन सिर्फ फाइबर कंडक्शन का है, उसमें सेंसिटिविटी नहीं है, जो ब्रेन लेता है उसे दे रहे हैं एज सच। अब एफरेंट नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है। मैं यही कह रहा हूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी आती हैं वो ट्रैक्ट्स हैं, जो बाहर हैं वो नर्व्स बन जाते हैं। ये जानना भी जरूरी है। अब ज़्यादा चलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर आपको बाहर नजर आती है जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसमें ही निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं। इसलिए निकोटीन एसिटाइल कोलिन जो भी है, इसलिए शायद सिगरेट जिसको स्टिमुलेट करता है, एसिटाइल कोलिन भी स्टिमुलेट करेगी, प्रोग्रेशन ठीक करेगी। वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं प्री गैंग्लियन फाइबर, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो ऑटोनॉमी नर्व के साथ जुड़े हुए हैं। अब सेंट्रल ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में आप देखिए, इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि अगर आप रेप्टिलियन ब्रेन को लें तो ब्रेन स्पेन और स्पाइनल कार्ड आती है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप थैलेमस में, अगर आप पिट्यूटरी में देखेंगे तो ओजिस है, उसके बाद थैलेमस है, उसके बाद इंसुलर ऑटोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। आप थैलेमस भी देख सकते हैं, लिम्बिक सिस्टम को देख सकते हैं। मगर जो सबसे बड़ी खूबी ह्यूमन ब्रेन की है वो थ्री आउटर लेयर्स ऑफ न्यू कॉर्टेक्स हैं। जो लेयर उसकी उसकी परिभाषा, उसका काम न्यूरो साइंटिस्ट दुनिया के जानते भी नहीं है कि इसका काम क्या है, इसलिए कोई बना नहीं पाया। मगर मैं जानता हूँ इसका क्या है, कि दे एक्ट एज ए एंटेना टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अगर आप देखें, रेप्टिलियन ब्रेन के जो ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ है, मगर जो ब्रेन हायर का है वो बाहर की तरफ है। जब बाहर के ही हमें बाहर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जो कुदरत के साथ जोड़ के, इसके आधार पर मैं 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन बना पाया हूँ, क्योंकि ये तीनों के तीनों मेरे पूरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। ये खूबी है जो दूसरी शायद न्यूरोसाइंटिस्ट जानते भी नहीं है, मगर उसके बिना आप संपूर्ण भी नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं इसमें, अगर जब मैं अब हाइपोथैलेमस दोबारा लेके आ गया हूँ, अब इसमें ही वो कंट्रोल सेंटर्स हैं, आगे की पिक्चर में मैं दिखाऊंगा। अब इसमें देखिए, जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की तरह है। उसके सारे ऑर्गन्स आपको पैरासिम्पथेटिक टाइप के नजर आएंगे। जो पीछे का हिस्सा है हाइपोथैलेमस का, वो सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि वो हिस्सा असेंडिंग सेंसरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी जिस्म की पूरी इंफॉर्मेशन आपको सेंसरी सिस्टम से थैलेमस की तरफ जा रही है। तो ये पोर्शन थैलेमस के साथ नज़दीकी है, जो क्विक और एक्शन में है, मगर बाकी वाला स्लो है। सिंपैथेटिक क्विक है। वो समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यही जीवन का सत्य है। अब आते हैं क्रेनियल पैरासिम्पैथी। जैसे मैंने कहा है कि 4 क्रेनियल नर्व्स हैं। आप जैसे कि मिड ब्रेन में देखें तो ऑक्यूलोमोटर नर्व्स है, जो आईज के साथ लैक्रिमेशन के साथ इस्तेमाल हो रही हैं। जब पॉन्च की तरफ आते हैं तो फेशियल नर्व है, वो लैक्रिमल ग्लैंड, टीयर्स और टेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और सब मेंटल में जो भी स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उसको वो प्रोडक्शन होती है। जब मेडुला में आते हैं तो ग्लॉसोफिरिंजियल है, वो सलाइवा को भी बनाते हैं। मुकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, फेरिंक्स और लैरिंक्स पे काम करते हैं। जहाँ तक कि फेशियल नर्व है, वो नोज और हायर म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रेशन को बनाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हैं। जो वेगस है वो नीचे में कार्डिक प्लेक्सस है, सिलिक प्लेक्सस है, लिवर, पेनक्रियास, सारे के सारे वेगस के साथ जुड़े हुए हैं। ये 4 की 4 नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्लोमोटर में अगर आप क्रेनियल से देखेंगे तो आप प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को आसानी से समझ सकते हैं। ये पिक्चर में देखिए, बाद में आप इसे ध्यान के साथ देख लीजिए। अगर सिंपैथेटिक होगा तो प्यूपिल डायलेट होगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक हो तो वो कंस्ट्रिक्ट होगा। ये एक सत्य मैंने दिखा चुका हूँ। अब आते हैं कि ग्लासोफेरिंजियल में जो फेशियल नर्व है
वो टंग के एंटीरियर 61.803% टंग को जो अच्छे टेस्ट के साथ जुड़ा है वहाँ के साथ है। जो पोस्टीरियर पार्ट है ग्लॉसोफिरिंजियल के साथ है 38, वो बिटर के साथ है। उसका सेंसरी और मोटर पीछे पोर्शन का एक ही ग्लॉसोफिरिंजियल है, ताकि अगर गलती है तो आप वॉमिट कर सकते हैं। जो ये खूबी है भी खूबसूरत है, जहाँ पे भी दिव्यांग नजर आती है। और चीज़ें माइंड नर्वस सिस्टम भी वैसे ही है, जो आगे जाके हमें आगे ले जाएगा, समझाएगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम में जो 8 है, ये भी खूबी है, अगर हम दिल को अलग भी करके दूसरे के साथ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और संपूर्ण रख सकते हैं। वो इसलिए बच सकता है, इसका आगे का सिस्टम अपने आप में संपूर्ण है। ये मैं डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं, नहीं तो दूसरे वीडियो में जा सकते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस, जैसे मैंने कह दिया है कि T1 to 14 सेगमेंट है, बी फाइबर्स हैं, कवर्ड हैं, वो अंदर हैं। अब वो ऊपर नीचे चलते हैं, उसकी परिभाषा अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये फाइबर भी जो गैंग्लियन है वो प्री है गैंग्लियन माइलिनेटेड है, ये अनमाइलिनेटेड, ये पहले भी दिखा चुका हूँ। अब गैंग्लियन जैसे मैंने कहा कि पैरावर्टिबल हैं, वो सिंपैथेटिक चेन के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद प्री वर्टिबल जो आगे हैं कोलैटरल्स हैं, और टर्मिनल जो आर्गन के साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों ही मैं दिखा चुका हूँ। अब सिंपैथेटिक में जैसे मैंने पहले कहा था कि 14 सेगमेंट्स हैं, 28 प्री गैंग्लियन नर्व्स हैं। हर चेन 22 की है, और बीच में नीचे आके जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं 22 + 1 45 बन जाते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 21 डिविएंट रेशियो ही है, जी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अब कौन से ऐसे हैं? सर्वाइकल में 3 हैं, थोरैसिक में 4 हैं, लंबार में 4 हैं, सेक्रल में 4 हैं, और कॉक्सी में 1 है। ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, 3, 10, 13, 17, 21 और 22 दोनों साइड पे हैं बस। और जो नीचे का पोर्शन है वो गैंग्लियन इम्पार के साथ है, या कॉक्सियल गैंग्लियन के साथ है। आप जिस चीज़ को मैं दिव्यांग के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे वही आके दिव्यांग पे ही आप आगे हैं। अब गैंग्लियन जो T1L2 से है वो कम्युनिकेट करते हैं प्री फाइबर से आगे की तरफ। और स्पीरियल सर्वाइकल, मिडल सर्वाइकल और इंफीरियर सर्वाइकल के 3 हिस्से हैं, जो दिमाग की तरफ ज़्यादा काम करते हैं। अब नीचे की तरफ जो है इंफीरियर के बाद अब सेटेलाइट गैंग्लियन आ जाता है। उसके बाद थोरैसिक में कंपोनेंट आ जाता है। उसके बाद मिडल ब्रांचेस हैं, वेस्कुलर ब्रांचेस हैं, उसके बाद पेल्विक रीजन में भी आ जाता है। मगर उसके बाद कोलेटरल जो है उसके सुपीरियर मेसेंट्रिक भी है, इंफीरियर मेसेंट्रिक भी है, सीलियक भी है, कार्डियक भी हैं, और सर्वाइकल भी हैं, और साथ में नीचे हैं। वो कहीं ना कहीं चक्रों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और टर्मिनल ऑर्गन्स पे जब चलते हैं तो वो अपने आप में आखिरी का शब्द बन जाता है कि जहाँ पे ही काम होने वाला है। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन कहीं साथ में साथ मिल के पूरा काम करते हैं, इसलिए न्यूरो एंडोक्राइन अपने आप में एक संपूर्ण सा ज्ञान बन जाता है। अब आ जाते हैं, ये पिक्चर को मैंने दिखाया है कि ये 10 हिस्से हैं नर्वस सिस्टम के, वो 10 चक्रों के साथ जुड़े हुए, सात के साथ नहीं है। जैसे कॉक्सिक्स है वो मूलाधार के साथ है, सेकल स्वादिष्टान के साथ है, लंबार नाभि के साथ है, लोअर थोरैक्स उषा के साथ है, अपर थोरैक्स अनहता के साथ है, सर्वाइकल विशुद्धि के साथ है, ब्रेन स्टेम अजनय के साथ है, थैलेमस विज्ञान के साथ है, और हाइपोथैलेमस विज्ञान के साथ है, थैलेमस प्रज्ञान के साथ है, और न्यूकार्टिस के जो ओक्रिस है वो शास्त्र है। ये ही स्पेसिफिक डिज़ाइन है जो आज से कितने साल से देखा। इसके आधार पर ही मैं चक्रों के आधार पे अपने आप को और कुदरत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्री गैंग्लियन फाइबर जो ब्रेन के हैं, जनरल विसरल ऑर्गन और नीचे के सब एक जैसे ही हैं। और कंजर्वे अब जो क्रेनियल पैरासिम्पैथी है उसका पर्पस ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रेस्ट डाइजेस्ट कंजर्वेशन में एनर्जी को बना के रखता है, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 4 की, 3rd, 7th, 9th और 10th
चीज़ें कहीं ना कहीं हम के माध्यम से ही हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिलती है, जो ऑर्गन हमें एटीपी एनर्जी को दे के संपूर्ण करके जिस्म में रखते हैं, वो एनर्जी काम बाद में आ जाती है। आज अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कि ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक दोनों ड्यूअल सप्लाई है, मगर चार ऐसे हिस्से हैं जिसमें सिर्फ सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं है। एक है स्प्लीन, दूसरे स्वेट ग्लैंड्स हैं, पायर इरेक्टर्स हैं, और मोस्ट ब्लड वेसल जितने भी हैं उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम ही है। इन जनरल सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक काम ऑपोजिट रहते हैं, जो ऑपोजिट है। सिंपैथेटिक अगर स्टिमुलेट करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक उसको कंजर्व करेगा। ये चीज़ साथ में चलती रहती हैं, इसके कारण ही जिस्म में ये सब चीज़ें खुद ब खुद होम्योस्टेसिस के आधार पे जिस्म खुद ब खुद कर देता है, अगर आप हर चीज़ में संपूर्ण हैं तो। अब आ जाते हैं कंपैरिजन स्टडी करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या फ़र्क है। जैसे मैंने कहा, सिंपैथेटिक सिस्टम थोरैको लंबर आउटफ्लो कहा जाता है, इसे क्रेनियल आउटफ्लो कहा जाता है। जो प्री गैंग्लियन फाइबर्स हैं वो लेटरल हॉर्न सेल से निकलते हैं, और वही चीज़ सेंट्रल में भी है। और मोस्ट सिंपैथेटिक सिस्टम जो प्रेजेंट है नियर द वर्टिब्रल कॉलम के साथ हैं, और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस वो आर्गन के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कहते हैं कि प्री गैंग्लियन फाइबर जो हैं सिंपैथेटिक है वो छोटे हैं, पोस्ट गैंग्लियन ज़्यादा हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन बड़े हैं, पोस्ट गैंग्लियन बहुत छोटे हैं। ये चीज़ है। सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर की बात आती है तो पैरास पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन है, और पोस्ट गैंग्लियन में एटोसी है। मगर जो सिंपैथेटिक में है उसमें प्री गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन है, और पोस्ट में नॉर एड्रेनलिन है। अब इसके आधार पे ही दोनों का अंतर होने से आप हमें अलग चीज़ से चीज़ों को एक्टिवेट करने का, क्योंकि जो स्टिमुलेशन का काम है वो नॉर एड्रेनलिन ज़्यादा करती है, एक्साइटेशन उसमें ज़्यादा है, कंजर्व एनर्जी ज़्यादा है। मेरे एसिटाइलकोलिन वो बनाती है, मगर एक्सपेंडिचर का काम नॉर एड्रेनलिन कहती है। यही समझाने की कोशिश करें तो इसलिए जो सिंपैथेटिक सिस्टम वो मोबिलाइज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक बनाएगा, रखेगा, संभालेगा। ये दोनों काम करेंगे तो हमारे पास ये है। अगर पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं करेगा तो सिंपैथेटिक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास मटेरियल ही नहीं है। अब वैसे ही देख लीजिए, अगर आप सिंपैथेटिक को देखें वो कैटाबॉलिक सिस्टम है, जो पैरासिम्पैथेटिक वो एनाबॉलिक है, वो बनाता है, ये तोड़ता है। ये मास रिएक्शन में है, और पैरासिम्पैथेटिक लोकलाइज रिएक्शन में है। ये अफरेंट सिस्टम जो अनयूजुअल पैथोलॉजिकल है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं। जब ये समझ आ जाएगी तो हम अपने आप में संपूर्णता आसानी से ला सकते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का संतुलन होगा तो हम अखंड बन सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे फंक्शन की बात करूंगा जो कुंडलिनी सिंड्रोम के साथ या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, या पैथोलॉजी है, या साइकोलॉजी है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इस सिस्टम के साथ, चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका असर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी ज़्यादा है, डाइजेस्टिव में है, स्क्रीशन में भी है, सब में है। वो साथ में ही हिस्सा कहते हैं। रेस्पिरेशन में उसकी बढ़ जाती है, लैक्रिमल है, स्नीजिंग है, कफिंग है, वॉमिटिंग है, स्वॉलिंग है, परगेशन है, जेंटल स्टिमुलेशन है, या एजैकुलेशन है। ये सारे के सारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के साथ ही जुड़े हैं। अगर आपको संपूर्ण इंसान बनना है तो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक दोनों अच्छे होने चाहिए। इसमें कमी होगी तो आप संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। अब आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की बात। मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा कि पैरासिम्पैथेटिक में दोनों तरफ एसिटाइलकोलिन ही है, मगर सिंपैथेटिक में एसिटाइलकोलिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों है। और कहीं ना कहीं एड्रिनल मेडुला में
इट इज़ वन वे ट्रैफिक ओनली, इसमें दो लेवल नहीं है। अब ये पिक्चर है सिंपैथेटिक एनर्जी एक्सपेंडिचर में कैसे एक्सपेंड होते हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं, वो इस पिक्चर में दिखाई गई, वो सिंपैथेटिक है। और जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक कैसे कंजर्व किया जाता है वो दिखाया गया है। अब इन दोनों पिक्चर में वो कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कैसे संतुलन आता है, वो इस पिक्चर में नजर आ जाएगा। और अंत में मैं दिखाने की कोशिश कर जो दोनों का बैलेंस होगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट और फाइट एंड फ्लाइट, दोनों का संतुलन होगा तो होम्योस्टेसिस नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए जब सिंपैथेटिक जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नीचे आता है, तो एक्सपेंसिव जाता है तो ये साथ, ये संतुलन हमेशा बनता रहेगा तो होम्योस्टेसिस परफेक्टली नॉर्मल हो जाएगी। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अंत में आ जाएगी वही चीज़ें आप इसमें आसानी से देख सकते हैं जो पहले है। तो मुझे लगता है कि इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी